हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी मस्ती और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपका अच्छा वक्त लाने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वह है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। आज तीसरा टॉपिक है, दो टॉपिक इससे पहले हो गया है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से लोगों को परेशानी होती है। बहुत से सरल प्रश्नों को भी गलत करके चले आते हैं। उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण है। इसीलिए यह क्लास व्याकरणिक नियम पर आधारित है। मैं पहले जड़ से शुरू करता हूँ, फिर शीर्ष तक जाता हूँ। मेरी आदत है कि जीरो लेवल से ही तैयारी करवाने की, क्योंकि आप जब जड़ को समझ लेंगे तो तना को समझने में देर नहीं लगने वाला है, या पूरे वृक्ष को समझने में आपको समय नहीं लगेगा। बिल्कुल क्लास तो ऑनलाइन है, लेकिन आपको ऐसा आज एहसास होने वाला है कि मैं बिल्कुल क्लास में बैठ के पढ़ रहा हूँ। टारगेट 60 में 60 होगा, और निश्चित रूप से इस क्लास को अगर आप अच्छे से कर लिए तो वाव तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ सबसे बड़ा जो लाभ होगा कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उन दोस्तों से कहना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे चल रहा है लगातार। तो चलिए, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहां पर डेली क्यूज होता है। उसमें अच्छे प्रश्नों से लेकर के पुराने प्रश्नों को सभी तरह के प्रश्न कराए जाते हैं, और वहां से भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। दो टॉपिक विशेष विशेषण तत्सम तद्भव हो चुका है। आज का तीसरा टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है। आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा भगा भगा के कोई ट्रेन नहीं पकड़ना है, कहीं जाना नहीं है। पढ़ाई ही एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो क्यों इतना भैया फास्ट करके पढ़ रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कितनी ट्रेन छूट रही है? अच्छे से समझो। एक बार समझोगे, एक डेढ़ घंटे में अगर क्लास खत्म हो जा रहा है, हमेशा के लिए समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्यों भाग रहे हो इतना? अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध में वर्तनी शुद्ध पहले देखते हैं। लिखने की रीति को ही वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी के साथ साथ इसे अक्षरी भी कहते हैं। यह हिज्जे यानी स्पेलिंग भी कहलाती है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ऐसे में यदि हम लोग उच्चारण गलत करते हैं तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी, निश्चित रूप से होगी। जैसे वात, बात को अगर आप वात बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। बलि को वली, वहन को वहन, शंकर को शंकर, शव को शव, वाद को वाद, वार बार। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो उच्चारण में गलत होते हैं, और उच्चारण गलत होने के कारण हम लोग लिखते भी गलत हैं। जैसे हम लोग बहुत से लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में होता है कि बोली भाषा थोड़ा सा अलग अलग होने के कारण भी ये सब समस्याएं आती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुद्ध हिंदी पढ़ते या लिखते समय इन बारीकियों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये चीजें सिर्फ आपके प्रारंभिक परीक्षा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे आपको जब मेंस देना होगा तो उसके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि हिंदी का अगर पेपर हो रहा है, जैसे समीक्षा अधिकारी की बात करें, तो पूरा का पूरा लगभग पेपर हिंदी पे ही 70% डिपेंड है। तो ऐसे में अगर आप हिंदी में गलतियां करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों गलतियां हम लोग करते हैं उसके पीछे कारण भी जान ले। एक बहुत बड़ा कारण है, प्रायः अपनी मातृभाषा बोली या अनेक भाषा बोलियों के संपर्क के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिससे शब्दार्थ में आंशिक या पूर्ण विकार आ जाता है, और कभी कभी तो शब्द मूल अर्थ से परे भिन्न अर्थ देने लगते हैं अथवा अर्थहीन हो जाते हैं। हमारी देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों से अधिक वैज्ञानिक मानी गई है, क्योंकि इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता तो है ही,
साथ ही एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। फिर भी लोग प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं। इसमें विशेष अशुद्धियां निम्नलिखित। आगे हम लोग विशेष अशुद्धियां कैसे होती हैं, उसके प्रकार कितने हैं, उसको देखते हैं। नंबर 1 पे ड़ और न की अशुद्धियां हैं। ड़ अधिकतर संस्कृत तत्सम शब्दों में आता है। जिन तत्सम शब्दों में ड़ होता है उनके तद्भव रूप में ड़ के स्थान पर न हो जाता है। तो कल के क्लास में ही बताया था, जैसे रण का रन, कड़ का कन, फण फड़ का फन, विष्णु का विष्णु इत्यादि। जबकि खड़ी बोली में क्या होता है, न का प्रयोग अधिकता से होता है। खड़ी बोली में ड़ और न का प्रयोग संस्कृत नियमों के अनुसार होता है। पंजाबी और राजस्थानी भाषा में ड़ ही बोला जाता है। न का प्रयोग करते समय निम्नांकित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। क संस्कृत की जिन धातुओं में ड़ होता है उनसे बने शब्दों में भी ड़ होता है, जैसे क्षण, प्रण, वरुण, निपुण, गुण, गढ़ इत्यादि। इन सब चीजों को एक नजर देख लीजिए, ये सब आपको पता है। ठीक है, फिर भी एक नजर देख लेते हैं। किसी एक ही पद में री, र और श के बाद न हो तो न के स्थान पर ड़ हो जाता है, जैसे ऋण का ऋण, कृष्ण का कृष्ण। ये सब चीजें उदाहरण है, ये सब आपको पता है। किंतु यदि न से पूर्व इनसे भिन्न वर्ण आए तो न का ड़ नहीं होता है, जैसे अर्चना, मूर्छना, प्रार्थना, रचना इत्यादि। छ और छाता वाला छ और छतरी वाला छ की अशुद्धियां। छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन में है तो छतरी वाला छ संयुक्त व्यंजन जो क और स से मिलकर बना हुआ है, संस्कृत तत्सम में अधिक प्रयुक्त होता है। ये सब चीजें आपको पता है, बस एक नजर देख लीजिए। ब वक से संबंधित अशुद्धियां, ये भी आप सभी को पता है। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण है इसमें उस पर हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे, जहां से गलतियां होती हैं। ये सब तो आपको पता ही है नियम, बाकी एक राउंड पढ़ लीजिए। वहन का अर्थ होता है ढोना, वहीं बहन का अर्थ होता है भगनी। जाहिर सी बात है, बहन को अगर वहन कह दिए तो अर्थ ही बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह वार, प्रहार, बार का वृत्त, वाद का विचारधारा होता है। तीनों शब्दों में अंतर है। तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, ये है तालव्य स। इसको तालव्य स बोलते हैं क्योंकि इसको बोलते समय तालु से टच करता है जीव। मूर्धन्य स मूर्धा को टच करता है, इसलिए मूर्धन्य स बोलते हैं। और छोटा वाला स जिसे दंत स बोलते हैं, क्योंकि जीव का अगला हिस्सा दांत को टच करता है, इसीलिए इसे दंत स बोलते हैं। और हम लोग बड़ा स, सठोड़ वाला स और छोटा स करके भी संबोधित करते हैं। ये तीनों अक्षर भिन्न भिन्न है, इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है, लेकिन उच्चारण दोष के कारण, जैसे हम लोग उच्चारण दोष के कारण इसमें गलतियां करते हैं। कोई शहर शहर में तालब सल भी लगा के बोलता है, कोई दंत स भी लगा के बोलता है, तो वहां पे अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। इनके उच्चारण में कुछ सावधानियां रखी जाती हैं, कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे मूर्धन्य स है, केवल संस्कृत शब्दों में आता है, जैसे संतोष, भाषा, गवेषणा, पीयूष, चषक, मूषक। चषक देख लीजिए, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, पूछा गया था। मूषक, द्वेष, सुशिष्टा। वहीं ख संधि करने में क, ख, ट, ठ, प, फ के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन फल निष्फल, निधन पाप निष्फल। जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु में मूर्धन्य स होता है, उनसे बनने वाले शब्दों में भी स रहता है। शीश धातु से शिष्य, शिष्ट, शेष आदि। इन सबको एक नजर देखिए, आगे का जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो ऐसे नॉर्मली बता दे रहे हैं, ये सब आपको सभी को लगभग लगभग पता है। ट वर्ग में, री वर्ग में, संस्कृत में च छ से पूर्व स ही आता है, जैसे निश्चल, निश्चय, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए मूल पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है, एक नजर अपना देख लीजिएगा, आपके पास है चीजें। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका ध्यान रखिएगा। ये वाला पोर्शन जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जिनके दोनों रूप सही होते हैं, जैसे कोश। यहाँ पे देखिए तालव्य स लगा हुआ है, यहाँ पे मूर्धन्य स लगा हुआ है। उसी तरह केसर में देखिए, एक में तालव्य स लगा है, एक में दंत स लगा है। कौशल्या, कौशल्या देखिए, एक में दंत स लगा है यहाँ पर और एक में तालव्य स लगा है। हनुमान देखिए, एक जगह हनुमान लिखा है, एक जगह हनुमान लिखा है। केसरी देखिए, केसरी। अंजलि, अंजलि।
वशिष्ठ, ये सब उदाहरण है। इनके दोनों रूप सही हैं, लेकिन इनके साथ एक शर्त है। अगर जैसे आप निबंध लिख रहे हो या कोई भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, तो अगर इस कोश का आपने इस्तेमाल किया है तो हर जगह इसी का इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह तालव्य श वाला कोश लिख दिया, दूसरी जगह आपने मूर्धन्य ष वाला कोश लिख दिया। इसी तरह सारे शब्दों के साथ भी यही शर्त है। बात करते हैं कौशल्या की, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कौशल्या में आयोग ने जो उत्तर माना है, एक प्रश्न ऐसा आया है जिसे मैं बाद में दिखाऊंगा, जहां पर विकल्प के अभाव में, यानी विकल्प में कौशल्या यही था, तो वहां पे इस वाले को शुद्ध माना गया है और अधिकतर जगह तालव्य श वाले को शुद्ध माना जाता है। सा का प्रयोग, सा का प्रयोग का नियम बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं, मैंने देखा है हजारों लोगों को गलतियां करते हुए। सा, जैसा आदि सारूप सारूप्यवाचकों के पूर्व हाइफन, जो हल्का सा डैश टाइप का होता है, का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा लिख रहे हो तो तुम और सा के बीच में हाइफन का इस्तेमाल होना चाहिए। कौन सा, राम जैसा चाकू से तीखे, जहां भी सा से सी जैसा टाइप का शब्द लगा हो, उसके और उन दोनों शब्दों के बीच में हाइफन का प्रयोग होना चाहिए। ए और ए का, ए और ए का प्रयोग, एक ऐनक वाला ए है, एक ए वाला ए है। का प्रयोग अव्यय क्रिया तथा बहुवचन बनाने में होता है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अवॉइड मत करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में होते हैं। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं, जैसे आई आई। अब यही नहीं पता है कि इसमें कौन शुद्ध है क्या नहीं है, इसके बारे में भी आगे बताने वाले हैं। आए आए, कुछ लोग ऐनक वाला ए लगा देते हैं, कुछ लोग यह वाला लगा देते हैं। गई गई, ई बड़ी ई, यह वाला। इसी तरह ये सब शब्द हैं, लेकिन इसके नियम है। ऐसा नहीं है कि मनमानी आप लिख दीजिए। वो बात अलग है कि इतने छोटे चीजों पे लोग गौर नहीं करते हैं, चाहे वो कॉपी चेक करने वाला हो चाहे लिखने वाला हो। लेकिन नियम तो नियम होता है, तो इसलिए नियम का पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। फिलहाल चलिए देखते हैं कौन सा नियम है। क, जिस क्रिया के भूतकालीन पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है, उसके बहुवचन का रूप ए होगा, और एक वचन स्त्रीलिंग में ई और बहुवचन में ई। ई के साथ देखिए यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है, का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए गया, आया का स्त्रीलिंग गई और गई होगा, न कि ए वाला होगा, ए गलत होता है, शुद्ध वाला ये शब्द है। इसी प्रकार गए आए की बात करते हैं। गए आए की बात करेंगे तो ध्यान रखना, गए आए की बात करेंगे तो ए बहुवचन हो गया, ए वाला गलत है, जो ऐनक वाला ए लगा रहे हैं। शुद्ध कौन सा है, ए है। इसी तरह बहुवचन में गए आए हो जाएगा। ठीक है। ख में क्या है भैया, जिस क्रिया के भूतकालीन पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है, उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए हो जाएगा, ध्यान रखना। और स्त्रीलिंग में ई हो जाएगा, बहुवचन में ई में एक बिंदी लगा हुआ है। जैसे हुआ का स्त्रीलिंग हुई एक वचन है, ध्यान रखिएगा, हुई एक वचन। हुआ शब्द है, इसका अगर स्त्रीलिंग लिखना होगा तो आप हुई लिखेंगे, और बहुवचन में हुई के साथ एक बिंदी लगा दिए, हुई। पुल्लिंग एक वचन हुआ तो बहुवचन में हुए हो जाएगा। ठीक है, और ये सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शर्त देखते हैं। दे ले पीकर, इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार कर फिर दीर्घ करने पर, ये प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं इस प्रकार बनती है। ठीक है, दे, दी प्लस ज प्लस ये, दे की बात कर रहा है। ठीक है, दीजिए ये शुद्ध है, लीजिए, देख लीजिए, पीजिए और कीजिए, ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए। यहां पर ऐसे मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। घ में क्या है, अव्ययों को पृथक करने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए, जैसे चाहिए, इसलिए। ये सब क्या है, अव्यय है। यहां पर आप चाहिए अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, सेम इसलिए भी है। अव्यय के रूप में ध्यान रखिएगा, एक शब्द मैं बोल रहा हूं अव्यय, उसका ध्यान रखिएगा। अव्ययों को पृथक करने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है,
और लिए के साथ एक और शर्त है, उसकी आगे चर्चा करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है, सबको नहीं पता होता है। इसी सब कारण से अशुद्धियों का प्रश्न गलत हो जाता है। शुद्ध और अशुद्ध में हम अंतर नहीं कर पाते हैं। जहां वर्णों के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब समझते हो ना, क ख ग घ अंग, जो लास्ट का पांचवा होता है वही, जैसे अंग, इ, ड़, न, म, में, म, इसी को पंचमाक्षर बोलते हैं। के बाद उसी वर्ग के शेष चार वर्णों में, जैसे क, ख, ग, घ और ये हो गया अंग, यही पंचमाक्षर है सारे लाइन में, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ में। अब कह रहा है कि पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहां अनुस्वार का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब एक, दो, तीन, चार, ये जो चार वर्ण बज रहे हैं पंचमाक्षर के अलावा, अगर यही वर्ण हो किसी शब्द में, तब वहां पे अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी लगाना चाहिए, न कि आधा ग या आधा घ या आधा ख। जैसे यहाँ पे देखो वंदना लिखा हुआ है, वंदना किसका है? पंचमाक्षर न लगा हुआ है। न किस में आएगा? चौथे लाइन में आएगा। क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न। देखो यहाँ पे त, थ, द, ध, न, ये हो गया पंचमाक्षर। ठीक है, तो पंचमाक्षर में देखो द आ गया ना, वंदना में द आया ना, तो द आ रहा है, तो वहां पे आधा न की जगह क्या करिए आप, किसी शब्द में बिंदी लगा दीजिए ऊपर, इसी को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, न कि वंदना ऐसे करिए, आधा न मत लगाइए, ये आपका है अशुद्ध शब्द। ठीक है, वंदना नहीं लगाना है। पंचमाक्षर आ रहा है, उसी चार वर्णों में से कोई अक्षर है तो वहां पे आप जो है अनुस्वार लगाएंगे, इस तरह से लिखेंगे वंदना। ठीक है, न कि ऐसे, ये वाला गलत है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो आगे और समझा देंगे। इसी तरह नंद, अंत, गंगा, संपादक इत्यादि। ठीक है, गंगा देखो यहाँ पे क ख ग घ अंग, अंग आया, पंचमाक्षर का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसी लाइन का देखो ग आ गया, चारों अक्षर में से एक अक्षर आ रहा है, एक वर्ण आ रहा है, अक्षर नहीं वर्ण आ रहा, हाँ अक्षर भी, अक्षर वर्ण एक ही है। तो एक गंगा में देखो अंग भी आ रहा है, गंगा, और ए भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे गंगा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिंदी लगा के निकल लीजिए, यही नियम है व्याकरण का। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, बाकी आगे और बताएंगे बहुत अच्छे से। ये क्या है? ये चिन्ह किसका है? ये चिन्ह अर्धचंद, अर्धचंद बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चंद्र बिंदु। यही है अनुस्वार, और इसको विसर्ग कहा जाता है। चलिए अब आइए भैया, नए दो तरीके से लिखा है, नई दो तरीके से लिखा है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा गलती लोग करते हैं, 90% लोग गलती करते हैं। तो इसका नियम जान लो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, क्या है? या है, उसका बहुवचन ए होगा। नया क्यों होगा? क्योंकि नया भैया है मूल शब्द। तो इसका एक वचन कैसे होगा? एक वचन में जैसे नया लिखना होगा तो या लगाओगे, न कि और कुछ लगाओगे। ठीक है, नया, नए, जो भी लिखना हुआ। एक मिनट रुको, बहुवचन में लिखोगे नए। ठीक है, और स्त्रीलिंग आ जाएगी तो नई। ये तीनों शब्द सही हैं, ये मत लिख देना, ये वाला है गलत। अब कहोगे यार गलत है तो नई दिल्ली क्यों लिख दिया है? नई दिल्ली क्यों लिखा है भाई? नई दिल्ली ऐसे क्यों लिखा है? बड़ा ज्ञानी बने हैं सर, बता रहे हैं। नई दिल्ली तो हर जगह मैंने ऐसे देखा है, संविधान किताब पढ़ा है वहां भी देखा है, स्टेशन गए थे एक बार, दिल्ली उतरे थे वहां भी ऐसे लिखा था, और ये कह रहे हैं नई, गलत है। अरे भाई देखो, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको कहीं दिखा, लिखा हुआ दिख जाए वो पत्थर का लकीर है। इसके पीछे कारण है, नई दिल्ली इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसके पीछे कारण क्यों है? क्योंकि संविधान जब लिखा जा रहा था तो नई दिल्ली को ऐसे ही लिख दिया गया, और नई दिल्ली को कि इसी स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया है।
मान लिया गया है, इसलिए ये परंपरा में चला आ रहा है, इसलिए नई दिल्ली को सही माना जाता है। व्याकरण की बात करेंगे, व्याकरणिक दृष्टि से तो गलत है ही है, लेकिन स्वीकार कर लिया गया है तो चला आ रहा है परंपरा में। अब बात करेंगे लिखने की बात, जो दीवालों पे देख लिया या कहीं बोर्ड पे देख लिया, क्या हर चीज सही होता है? बिल्कुल सही नहीं होता है। आपने एक शब्द देखा होगा, 100% गलतियां देखा होगा। कहां पे मैं बताता हूं। एक शब्द है धूम्रपान। धूम्रपान 100% जगह पर 100% इसे गलत लिखा जाता है। देखा है ना, सबने देखा होगा ये शब्द। पृथ्वी का ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो इस शब्द को लिखा हुआ देखा न हो। हिंदी में, हिंदी भाषी बात कर रहे हैं। धूम्रपान ऐसे लिखा जाता है, जबकि ये सच बताएं तो गलत है। तो बात आती है शुद्ध क्या है। शुद्ध देखो होता है, एक मिनट, धूमपान। धूमपान होता है, धूम माने धुआं, धूमपान होता है, न कि धूम्र पान। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब क्लियर हो गई बात की नहीं हुई? क्लियर हो गई ना? तो उसी तरह नई दिल्ली को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि बाकी ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। एक वचन रहेगा तो नया, बहुवचन नए, स्त्रीलिंग में नई, ये वाला अशुद्ध है। ठीक है, नई दिल्ली अपवाद छोड़ दीजिए। उसी तरह गांधी का है। गा, गांधी आपको क्या है, हर जगह दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया नोट पे लिखा गया है तो कैसे गलत हो गया? अरे नोट पे कोई लिख दिया तो मैं क्या करूं भाई? मैंने थोड़ी ना कहा था गलत लिख दो आप। ठीक है, उसी को स्वीकार कर लिया गया, गलत परंपरा में चला आ रहा है। गांधी 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 बिंदी लगा दे, जबकि ये गलत है। गांधी शुद्ध होता है चंद्र बिंदी वाला, गांधी गांधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। गांधी ऐसे लिखा जाता है, ये वाला शुद्ध है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, हुआ, हुए, इन सब की बात करते हैं। यहां से इसको हटा देते हैं, थोड़ा जगह बन जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हुआ, हुए, इन सब में अंतर को समझिए। हुआ, हुए, हुई का शुद्ध प्रयोग कैसे होता है? तो मूल शब्द पकड़ो, कौन है मूल शब्द है? हुआ। तो यहां पर देखो, एक वचन जब आएगा हुआ का तब तो ऐसे ही लिखा जाएगा। बहुवचन आ जाएगा तो ऐनक वाला ए लग जाएगा। स्त्रीलिंग आ जाएगा तो बड़ी ई लग जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। गए, गई, इन सब का शुद्ध प्रयोग कैसे? तो गया कौन मूल शब्द है? गया मूल शब्द है। ठीक, गया मूल शब्द है। तो एक वचन जब लिखा जाएगा तो गया में यह लग जाएगा, बहुवचन तो गए हो जाएगा। ठीक है, गए सही है, न कि गए, ये गलत है। स्त्रीलिंग गई सही है, न कि गई। ठीक है, मूल शब्द में या लगा हुआ है, वही में इधर उधर होता रहेगा, बाकी अलग से कुछ मत लगाइए। किए, ऐनक वाला ए और ये वाला ये का शुद्ध प्रयोग, तो इसमें भी मूल शब्द पकड़ना है। किया तो एक वचन किया, बहुवचन किए हो जाएगा। ठीक है, लिए, लिए का शुद्ध प्रयोग, यहां पे टेक्निक है, बहुत बढ़िया से देखिएगा। बहुत से लोगों को जानकारी इसकी नहीं है और 100% गलती करने वाला ये भी एक शब्द है। 100% गलती करने वाला एक ये भी शब्द है। ठीक है, दोनों शुद्ध रूप हैं। अब लो भैया, ये दोनों ही शुद्ध रूप हैं, किंतु जहां क्या डॉट डॉट, जहां अव्यय व्यवहृत होगा वहां लिए का प्रयोग करेंगे, ऐनक ए वाला। जैसे उदाहरण देखो नीचे दिया हुआ है, मेरे लिए उसने जान दी। तो यहां किस रूप में लिए है? यहां पे अव्यय रूप में प्रयोग है, तब तो यहां पे इस तरह का प्रयोग करेंगे। अब बात आ जाएगी भैया, क्रिया के अर्थ में जब प्रयोग होगा तब क्या होगा? तब लिए का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे यहां पे उदाहरण दिया हुआ है,
सीता ने 4 आम लिए। तो यहां देखो लिए का प्रयोग क्रिया के अर्थ में किया जा रहा है, तब यहां पर ए वाला लिए सही होगा। दिमाग की बत्ती जली? ठीक है, अच्छी बात है। चाहिए काहे 2 बार लिख दिए भाई? चाहिए एक ही बार होना चाहिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, यही 2 शब्द है, एक एक्स्ट्रा लिख गया है। चाहिए मैं लिखना चाह रहा था ये वाला, लिख गया एक ही। ये तो भैया सरासर गलत है। ठीक है, चाहिए और इसलिए की बात करें तो चाहिए और इसलिए दोनों अव्यय शब्द हैं, इनका दोनों ही शुद्ध रूप सही है। बस बात खत्म। अब बात करते हैं वाक्य शुद्धि का। वर्तनी शुद्धि से संबंधित हो चुका है, वाक्य शुद्धि से संबंधित चीजों को समझते हैं। यहां से आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। बहुत अच्छे से इस क्लास को देखिएगा, तब मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके ओके, चलिए ध्यान दीजिए। वाक्य का सारा सौंदर्य पदों अथवा शब्दों के समुचित प्रयोग पर आश्रित होता है। पदों के स्वरूप और औचित्य पर ध्यान रखे बिना सुष्ट और शिष्ट और सुंदर वाक्यों की रचना नहीं की जा सकती है। अब जैसे हम लोग क्या है, सारा सौंदर्य गांव वाले बिगाड़ देते हैं। चप्पलवा कहाँ है, मनजवा कहाँ है, मनीषवा कहाँ है, जबरदस्ती का हुआ लगाकर लंबा चौड़ा कर देते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं और सौंदर्य भी खराब कर देते हैं। इसी तरह जैसे हम लोग हैं, बहुत सी चीजें गलत बोलते हैं, दैनिक जीवन में सुनने को मिल जाता है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं बहुत तेज गुस्सा आ रही है, जबकि गुस्सा आता है न कि आ रही है। पुल्लिंग पुल्लिंग है न कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी तरह अनेकों वाक्य आपको देखने को मिल जाएगा। गुस्सा आ रही, जैसे अभी यहाँ पे कहाँ आग लगा है, आग लगता नहीं, आग लगा है नहीं, आग लगी है। ठीक है, ऐसे ही चीजों को ध्यान रखना होगा। खैर कुछ चीजें गांव की भाषाएं हैं तो वो अच्छी ही लगती हैं, प्यार से कोई बोलता है, कोई जो है गुस्से में बोलता है, तो वो अलग चीजें हैं, बोली भाषा वहां की है, लेकिन सौंदर्य तो प्रभावित होता ही है। तो इसी तरह आगे देखते हैं। वाक्य को सुव्यवस्थित और संयत रूप देने को व्याकरण में क्या कहते हैं? पदक्रम कहते हैं। शुद्ध यानी निर्दोष वाक्य लिखने के कुछ नियम होते हैं, जिसकी सहायता से शुद्ध वाक्य लिखा जाता है। प्रश्नों में अशुद्धियां कई प्रकार से दी जाती हैं, जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी, वचन, वर्ण, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह संबंधी, स्वर मात्रा, क्रिया व अव्यय इत्यादि। विराम चिन्ह की बात करें, जैसे कल के क्विज में मैंने एक प्रश्न दिया था, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो बहुत से लोगों ने इसका गलत उत्तर दिया था। तो वहां पे क्या है, फुल स्टॉप लगा दिया था। पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना चाहिए, न कि फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। दूसरी चीज, 1 रुपया एक वचन होता है, न कि बहुवचन होता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हमें ध्यान रखना होगा बारीकी से, अन्यथा हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। अतः इन सभी प्रकार के वाक्य दोषों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा वाक्य संरचना उसके अर्थ प्रकटन में दोष यानी अशुद्ध या विकार उत्पन्न करते हैं। वाक्य दोषों में होने वाले कुछ प्रमुख प्रकार के लक्षण अशुद्धियां उदाहरण समेत निम्नवत दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। पहला है पदक्रम का प्रयोग। किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम अथवा पदक्रम कहते हैं। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो वाक्य में दोष उत्पन्न होता है। जैसे अशुद्ध वाक्य है, मोहन ने किया है भोजन। तो देखिए, ये पदक्रम का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए अशुद्ध है। वहीं पे शुद्ध वाक्य क्या होगा, मोहन ने भोजन किया है, ये है शुद्ध वाक्य। हिंदी वाक्य में प्रारंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया होनी चाहिए। उपर्युक्त शुद्ध वाक्य में मोहन क्या है, कर्ता है, तो शुरू में हो गया, प्रारंभ में हो गया। भोजन क्या है, कर्म है, तो बीच में हो गया, और अंत में क्रिया किया होना चाहिए। इसी तरह अन्य उदाहरण है, जैसे अशुद्ध वाक्य है, मेरे घर के पास
एक पान की दुकान है या एक हलवाई की दुकान है, ये क्या है? अशुद्ध। अरे एक पान की दुकान होती है, पान का तो बंडल आता है जी। एक पान कोई खरीद के लाता है दुकान में रखने के लिए? मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, न कि एक पान की दुकान है। इसी तरह हलवाई वाला भी हो जाए, कोई भी बैठा लीजिए। दूसरा अशुद्ध वाक्य क्या है? एक पानी का गिलास दीजिए। एक पानी का गिलास नहीं दीजिए, पानी का एक गिलास दीजिए। ये आपका वाक्य सुधर होगा। एक पानी कोई होता है? चलिए, अशुद्ध वाक्य, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। अरे भाई, यहां पर ऐसे मत सोचिए कि पूरे देश के रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने, कई रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है। कोई रेलवे स्टेशन है, वहां पे कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, तो रेलवे तो हमारा एक ही है ना जी। न स्टेशन सोचिए ना रेलवे सोचिए, रेलवे विभाग तो भारत में एक ही है। तो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, क्या सेंस बनता है जी? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये होगा शुद्ध, न कि ये। ठीक है। इसी तरह यह शुद्ध गाय का घी है। आपको क्या लगता है, गाय अशुद्ध होती है? कोई गाय अशुद्ध होती है? घी शुद्ध अशुद्ध होता है। तो सही वाक्य क्या होगा? यह गाय का शुद्ध घी है। इसी प्रकार रोगी को काट कर सेब खिलाओ। रोगी को ही काट दोगे? रोगी को सेब काट कर खिलाओ। क्या समझ में आई बात? रोगी को सेब काट कर खिलाओ, न कि रोगी को ही काट डालो। दूसरा क्या है? संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। ये क्या है? चलिए देखते हैं। संज्ञाओं के अनुचित प्रयोग से वाक्य में विकार उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे अशुद्ध वाक्य है, यह पौधशाला सुंदर है। पौधशाला क्या होता है? बगीचा होता है। यह बगीचा सुंदर है, न कि पौधशाला। ठीक है। इसी तरह गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ गई है। दो बार प्रयोग हो गया संज्ञा संबंधी, दोष उत्पन्न हो गया। गीता ने पूछा, गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। गीता यहाँ पे क्या दिया है? गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। अगला क्या है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। अरे रविवार का दिन तो अपने आप में दिन होता ही है, अलग से दिन लगाने का क्या उचित है? ये दिन एक्स्ट्रा लगाने की क्या जरूरत है? मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा। पिल्ला भौंकता है, पिल्ला नहीं कुत्ता भौंकता है, शुद्ध वाक्य होगा। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य जैसे तूने। तूने क्या है? अशुद्ध सर्वनाम है, तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें क्या है? सही है। तूने कहाँ जाना है नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है। मेरे को बाजार जाना है। मेरे को बम्बैया वाला भाषा है, बोलने को वहां का लोकल लैंग्वेज है, वहां के हिसाब से है, अन्यथा गलत है। मुझे बाजार जाना है, शुद्ध होगा। अशुद्ध वाक्य अगला क्या है? मैंने यह काम कर लेना है। ये क्या तरीका है? मुझे यह काम कर लेना है, ये शुद्ध वाक्य है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। इस तरह से शुद्ध होगा। हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, यहाँ मत सोचिए कि कई लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अपने लिए भी, अकेले के लिए भी, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, जबकि ये गलत है। अकेले के लिए अगर हम अकेले हैं, हम लोग अकेले हैं, हम लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? मैं जैसे अकेला कहीं जाना है मुझे, तो मैं बोलूंगा मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, न कि हम लोग। पति पत्नी है तब आप बोल सकते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, या आप कई दोस्त हैं तब बोल सकते हैं हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। लेकिन अकेले के लिए हमेशा मैं का प्रयोग किया जाता है, और ये भी गलती खास करके यूपी, बिहार, झारखंड वाले बहुत तेजी से करते हैं। मैं की जगह हम का प्रयोग अधिकतर करते हैं। उसके पीछे एक कारण है गांव की भाषा। हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खाते हैं, इस तरह से बोलते हैं लोग। तो उससे ये सब चीजें सुधार नहीं हो पाता जल्दी। लेकिन ध्यान रखने की बात है व्याकरण की, जहां शुद्ध अशुद्धि की बात आएगी वहां पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपकी बोली भाषा को नहीं प्राथमिकता देगा, नहीं महत्व देगा, उसे चाहिए शुद्ध शब्द। ठीक है। अगला है मुझे पढ़ाना है। अरे भाई पढ़ाना है, तुम
कोई पढ़ाने वाला है, गुरु है, तो गुरु जो है, गुरु को तुमको नहीं बोला जाता है, आपको मुझे पढ़ाना है, ये शुद्ध वाक्य होना चाहिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, कभी भी वाक्य में अंक का प्रयोग नहीं करना होता है। पहला तो ये नियम जान लीजिए, और दूसरी बात, कम को पहले रखा जाएगा, जैसे मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, इस प्रकार होना चाहिए, न कि मेरी 5 बहनें और एक भाई। अंक का भी प्रयोग नहीं होगा, शब्दों में ही आप लिखेंगे। दूसरी चीज, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विशेषण, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, विशेषण बोलते हैं लोग, गलत है, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेष के अनुरूप उचित विशेषण का प्रयोग न होने से विशेषण संबंधी दोष उत्पन्न होता है। जैसे अशुद्ध वाक्य, वह एक महान अपराधी है। अपराधी कभी महान होता है जी? अपराधी तो बुरे रूप में देखा जाता है ना, खराब माना जाता है उसे। तो खराब के लिए कुख्यात शब्द का प्रयोग होना चाहिए, न कि महान शब्द का। वह कुख्यात अपराधी सही होगा, न कि महान। अगला है, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। श्रेष्ठतम का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। गोदान, पहली बात तो सिंगल इन्वर्टेड कामा, उसके बाद गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, इस प्रकार से शुद्ध वाक्य होगा। वह बहुत निर्दयी है। निर्दयी शब्द ही, वर्तनी ही गलत है, निर्दय शुद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, अगर विकल्प में दे रहा है कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ध्यान रखिएगा निर्दयी शब्द अशुद्ध है। भले हम लोग बोलते हैं बड़े निर्दयी हो तुम भाई, अरे यार वह बहुत निर्दयी है, निर्दयी गलत है, निर्दय सही शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। अगला है, अशुद्ध वाक्य में श्याम मीठे गुणों से युक्त है। कोई मीठे गुणों से युक्त होता है? कोई खाने पीने के स्वाद वाला थोड़ी चीज है। श्याम अच्छे गुणों से युक्त है, सही शब्द है। देश की जितने जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, यहाँ पे जितनी का प्रयोग अनुचित है, इतनी शब्द का सही प्रयोग होना चाहिए। देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर महान भूल की है। कभी भूल महान होती है? भारी भूल की है, इस प्रकार से शुद्ध शब्द होगा। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया का उचित प्रयोग न होने से वाक्य में विकार आता है। कैसे आता है देखते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य में है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। अब बहुत से लोगों को पता नहीं है, प्रत्येक, हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। एक वचन, जैसे मैं एक के लिए होता है, उसी तरह प्रत्येक और हर एक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि प्रत्येक, हर एक वचन शब्द है, एक के लिए प्रयोग किया जाता है। हर एक मैदानी खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए नहीं, बहुवचन नहीं होगा। प्रत्येक या हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होना चाहिए। ठीक है, एक वचन शब्द है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है, वह विलाप करके रोने लगी। विलाप करके रोने लगी, क्या मतलब है? विलाप करने लगी, करके रोने लगी मतलब नहीं है। वह विलाप करने लगी, ये है आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, करके का वो समाहित है ऑलरेडी विलाप में, तो करके अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। और न ही रोने का, विलाप का मतलब ही है रोने लगना। ठीक है, बुरी तरह से रोने लगना, विलाप करने लगी। अशुद्ध वाक्य, उसके प्राण पखेरु चले गए। चले नहीं गए, उड़ गए। उड़ गए, चले नहीं गए, पैर से चल करके नहीं गया, उड़ गया, यही शुद्ध वाक्य होगा। मैं दर्शन देने आया हूं। दर्शन किसी का देने नहीं जाया जाता है, दर्शन करने जाया जाता है। ठीक है, मैं दर्शन करने आया था। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। यहाँ पे अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है? शुद्ध है, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की। ठीक है, नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, न कि वितरित की। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो यहां पर देखना जरूरी है।
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, तो सभी को पता है। लेकिन इनका अगर अनुचित प्रयोग हो तो वाक्य में दोष या विकार उत्पन्न होता है। जैसे मैं सारी रात भर जागता रहा। रात रात भर में सारी लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये एक एक्स्ट्रा और बेमतलब का शब्द है। मैं रात भर जागता रहा, ये शुद्ध वाक्य है, सारी का अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है वह लगभग दौड़ रहा है। लगभग दौड़ रहा, क्या दौड़ रहा है? कोई धीरे दौड़ता है, कोई तेज दौड़ता है। लगभग का शब्द का अनुचित प्रयोग हुआ है। राधा मंद मंद गा रही है। मंद मंद मुस्कुराया जाता है, गाया नहीं जाता है। राधा धीरे धीरे गा रही थी, ये शुद्ध वाक्य होगा। अव्यय संबंधी अशुद्धियां। अव्यय संबंधी अशुद्धियों में क्या होता है? अव्यय अर्थात जिसका कोई व्यय न हो। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो, जिसमें कोई विकार न हो, ज्यों का त्यों पड़े रहे। जैसे आहा, इसलिए, लिए, तथा, भला, अफसोस, हमेशा, नहीं, आज, कल, इधर, उधर, ये सब क्या है? ये सब अव्यय शब्द है। इनमें कभी विकार नहीं आता है। बिल्कुल सेम सेम जहां पे प्रयोग होता है वहीं पे रखा रहता है। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे यद्यप तुम अजनबी हो, परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। परंतु की जगह तथापि शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। यद्यप के साथ सदैव तथापि का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध वाक्य अगला है मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। पीछे नहीं, मेरे बाद का प्रयोग, बाद शब्द का प्रयोग होना चाहिए। मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, न कि पीछे। काल का अंतर बताना हो तो बाद, और यदि स्थान का अंतर बताना हो, ध्यान रखना, काल का अंतर जब बताना हो तब तो बाद का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि स्थान का अंतर सूचित करना हो तो पीछे का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? अशुद्ध वाक्य पहाड़ पर एक मंदिर है। पहाड़ पर मंदिर नहीं है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, इस प्रकार होना चाहिए। पर का प्रयोग गलत है। यहाँ पर सामान्य ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं ऊपर विशेष ऊंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध वाक्य अगला क्या है? प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास, कहानियां लिखे, गलत है। मात्रा का प्रयोग अनुचित है। पर्याप्त संख्या में कहानियां एवं उपन्यास लिखे होना चाहिए, यही शुद्ध है। मात्रा का प्रयोग वहां किया जाता है जहां गणना न हो सके या गणना निश्चित न हो, वहां पे मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जहां पे असंख्य हो, लाखों करोड़ों में हो, गिनती न हो। अगला है हम सब परस्पर आपस में। अब लीजिए, परस्पर भी बोल रहे हो और आपस भी बोल रहे हो, दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हो? नहीं, हम सब आपस में बराबर है। अशुद्ध वाक्य क्या है? केवल 10 रुपए मात्र दीजिए। केवल का भी प्रयोग कर रहे हैं, मात्र का भी प्रयोग कर रहे हैं। 10 रुपए मात्र दीजिए होना चाहिए। परस्पर और आपस तथा केवल और मात्र में दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां, अर्थात किसी शब्द की आवश्यकता न होने पर भी अनावश्यक रूप से जोड़कर वाक्य को लंबा बनाना, यही अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां कहलाता है। अधिक या अनावश्यक शब्द के जुड़ने से अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। जैसे उसे मृत्युदंड की सजा मिली। मृत्युदंड अपने आप में सजा है, तो सजा शब्द का प्रयोग यहाँ पे अनावश्यक है। उसे मृत्युदंड मिला, ये आपका शुद्ध वाक्य है। दंड और सजा समानार्थी शब्द है, इसलिए दोनों का प्रयोग अनुचित है। अगला है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखिए, दो जगह, एक जगह कृपया, एक जगह कृपा लिख दिए हैं। आज का अवकाश देने की कृपा करें, इस तरह से आपका शुद्ध वाक्य होगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आया हूं। स्पष्टीकरण करने के लिए आया हूं, करने का प्रयोग अनुचित है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, इस तरह से होना चाहिए। अगला है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना चाहिए। तो
ये जो अच्छा शब्द बिना मतलब के यहाँ यूज किया गया है, ये गलत है, क्योंकि सद्भाव का मतलब ही होता है अच्छा भाव। प्रत्येक धर्म के सद्भाव हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक धर्म के सद प्रत्येक प्रत्येक धर्म के सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार से होना चाहिए। या प्रत्येक धर्म के लिए छूट गया है, प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, इस तरह का हुआ। अच्छा का प्रयोग यहाँ पे निरर्थक है, क्योंकि सद्भाव का अर्थ ही है अच्छा भाव। ठीक है, तो अच्छा शब्द का प्रयोग यहाँ पे अनावश्यक, अनुचित है। असंगत शब्द संबंधी अशुद्धियां, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं लिख करके पढ़ा दे रहा हूं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ पे सही कर देता हूं, क्या लिखा हुआ है उसको मैं सही कर देता हूं। यहाँ है उचित उचित स्थान पर उचित स्थान पर शब्दों के प्रयोग से वाक्य में दोष उत्पन्न होता है। उचित स्थान पर अनुचित उचित स्थान पर अनुचित शब्दों के उचित स्थान पर अनुचित शब्दों के प्रयोग से वाक्य में दोष या विकार उत्पन्न होता है। अशुद्ध वाक्य है, जैसे आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई, समर्पित नहीं की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित नहीं की गई, प्रस्तुत की गई। अशुद्ध वाक्य है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है। ठीक है, शुद्ध वाक्य होना चाहिए, इस हीरे का मूल्य मापा या आका नहीं जा सकता है। ठीक है, नापा का प्रयोग गलत है। ठीक है, नाप करने वाली चीज नहीं है, मापा या आका नहीं जा सकता है। अगला है अशुद्ध वाक्य, इन दोनों में केवल यही अंतर है। केवल का प्रयोग अनावश्यक है, इन दोनों में यही अंतर है, आपका शुद्ध वाक्य होगा। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, निरीक्षण नहीं किया जाता, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। निरीक्षण का प्रयोग निरर्थक है, उचित नहीं है, जांच की होना चाहिए। इसी तरह इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। तो आयु जो शब्द आप देख रहे हैं, यह संपूर्ण जीवन के लिए प्रयोग किया जाता है। होना चाहिए इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, अवस्था का प्रयोग होना चाहिए, आयु का नहीं। आयु पूरे जीवन काल के लिए और अवस्था वर्तमान समय तक के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों में अंतर जान लीजिएगा। ये भी बहुत से लोग गलत करते हैं। आयु या उम्र एक ही बात है। 10 नंबर में है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक अर्थात ने, को, से, द्वारा, के लिए, हेतु, का, के, की, सा, से, सी, में, पर, हे, अहो, अजी, अरे इत्यादि के प्रयोग से है। कारक या विभक्ति या परसर के अनुचित प्रयोग से वाक्य में दोष उत्पन्न होता है। चलिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, इस से का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है, सीधा सीधा होना चाहिए, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। इससे कारक का यहाँ पे अनुचित प्रयोग हुआ है। उसी तरह अगला है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, जबकि होना चाहिए पैर में गिर पड़े। में का प्रयोग यहाँ पे जो कारक चिन्ह का में का प्रयोग है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। शिष्य गुरु जी के पैरों या चरणों पर गिर पड़े, पर का प्रयोग होना चाहिए, में का नहीं। ठीक है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मैं घर पर हूं, पर नहीं है, घर में रहते हैं, लेकिन गलत अधिकतर लोग इसको बोलते हैं मैं घर पर हूं, एक गलत बोलते हैं। अब आप बोलिए मैं छत में हूं, तो ये भी गलत हो जाएगा। छत पर हुआ जाता है, पर सामान्य ऊंचाई के लिए होता है, आपको अभी मैंने बताया है। किसी चीज की अगर ऊपर है आप तो पर का प्रयोग करेंगे, अंदर है तो में का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है आप वाली किताब छत में पड़ी है, देखिए वही बात आ गया। तो छत में नहीं, छत में नहीं, छत पर पड़ी है होना चाहिए। ठीक है, अब बोलेंगे आप मैं बस पर हूं,
तो गलत है ना। अब वो मत सोचिए कि छत के ऊपर बैठे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं छत पर हूं, मैं बस पर हूं। नहीं, नॉर्मली तो बस के अंदर ही बैठा जाता है, तो बस में हूं। अगला है शाहजहां ने सड़क को बनवाई, को का प्रयोग अनुचित है। शाहजहां ने सड़क बनवाई, बात खत्म। उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस पर अब अन्याय हो रहा है, न कि ऊपर। तो पर का प्रयोग यहां पर सही होगा। अगला है लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी अनुचित प्रयोग से वाक्य में अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, आग लगा है, आग लगता नहीं है, लगा नहीं है, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है, आग लग गई है या आग लगी है। उसी तरह चाय ठंडा हो गया नहीं, चाय स्त्रीलिंग है, चाय ठंडी हो गई। ठंडा और गया दोनों गलत है, ठंडी हो गई इस तरह से होना चाहिए। आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया, के नहीं, सोने की कीमत में भारी उछाल आया शुद्ध है। देख रहे हैं, एक एक मात्रा की बात है, यहाँ के है, यहाँ पर की है, बस इसी में आपका वाक्य अशुद्ध और शुद्ध हो जाता है। तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हवन सामग्री जल गया, वही बात आ गया, गया नहीं, गई होना चाहिए स्त्रीलिंग। काशी सदैव भारतीय संस्कृत का केंद्र रहा है, नहीं रहा नहीं, काशी सदैव भारतीय संस्कृत का केंद्र रही है। ठीक है, रही है। अशुद्ध वाक्य, पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था, यहाँ पे कलकत्ता पुल्लिंग हो जाएगा, पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था होना चाहिए, न कि थी। उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी थी, फिर वही बात आ गया, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी थी, कर्ता पुल्लिंग है, तो यहाँ पे था होना चाहिए। ठीक है, अगला है वचन संबंधी अशुद्धियां। एक वचन के स्थान पर बहुवचन या बहुवचन के स्थान पर एक वचन के प्रयोग से वाक्य में दोष उत्पन्न होता है। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों तो वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द है, अनेकों गलत है। अनेक का मतलब ही है बहुवचन, तो होना चाहिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है। उसे 2 रोटी दे दो, रोटी नहीं, एक से अधिक हो गया तो बहुवचन हो गया, उसे 2 रोटियां दे दो, न कि रोटी। उसका प्राण हमेशा बहुवचन होता है, तो निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए होना चाहिए। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। जब बात एकाध की हो रही है, एक वचन की बात हो रही, तो बातें की जगह बात स होना चाहिए, देखने में आती है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंसू भी बहुवचन होता है, तो पड़े सही होगा, न कि पड़ा। नोट 1, नोट 2 बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्या है भाई। नोट 1 में है लोग, दर्शन, प्राण, आंसू, दाम, ऊंट, अक्षत, हस्ताक्षर, समाचार, चाकू इत्यादि का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। नोट 2 में क्या है, प्रत्येक, हर एक, एकाध, कोई, किसी, भीड़, जनता, टोपी, झुंड, दल, टोली, घी, दूध, पानी, वर्षा, लोहा, सोना चांदी, पेट्रोल, आकाश, तेल, चाय इत्यादि का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। इतना लंबा लिस्ट कहीं मिलेगा नहीं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, नोट 3 में क्या है, एक वचन प्लस बहुवचन दोनों में परिवर्तन नहीं होते, अर्थात दोनों वचनों में समान रहते हैं ऐसे शब्द। वर्ड संबंधी अशुद्धियां, वाक्यों में कभी कभी वर्ड वर्तनी के अनुचित प्रयोग से दोष उत्पन्न होता है। जैसे मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं, बुद्धिमानता शब्द गलत है, वर्तनी की दृष्टि से बुद्धिमानता नहीं, बुद्धिमत्ता शुद्ध शब्द होता है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं। माता पिता पूजनीय होते हैं, ये शब्द ही गलत है, पूज्य लगाइए या पूजनीय लगाइए। माता पिता पूज्य या पूजनीय होते हैं। पूज्यास्पद, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद जो शब्द आप देख रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से गलत है, सही क्या है, पूजास्पद, पूजास्पद। ठीक है, अगला है स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रहता है,
साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक शुद्ध शब्द है। परीक्षक की दृष्टि, परीक्षक ही गलत लिखा हुआ है, परीक्षक ऐसे शुद्ध रहता है। अशुद्धि नहीं, अशुद्धि होता है, छोटी की मात्रा रहेगा। ठीक है, परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। विराम चिन्हों संबंधी अशुद्धियां, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग न होने से वाक्य में विकार उत्पन्न होता है। जैसे 1 रुपए में कितने पैसे, देखिए कल का उदाहरण आ गया। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया नहीं, 1 रुपए नहीं, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। जब प्रश्नवाचक प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होना चाहिए, न कि फुल स्टॉप। पकड़ो मत जाने दो, अगर आप कामा नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, वाक्य का अनर्थ निकल आएगा। पकड़ो मत जाने दो, कामा होना चाहिए, यहाँ पे कामा लगा हुआ है। पकड़ो, इसका समझ में नहीं आ रहा, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, यहाँ पे लग गया, देखिए यहाँ पे कामा लग गया, अर्थ बदल गया। पकड़ो मत जाने दो, यहाँ पे क्या है, पकड़ो मत जाने दो, यानी ना जाने मत दो, पकड़ लो उसको। ठीक है, तो इस प्रकार होना चाहिए, यहाँ पे कामा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहां पर जरूरी नहीं क्या, क्यों, कैसे, अगर आप देखें तो वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यहां पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, बस क्या, क्यों, कैसे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन महसूस करिए, सपोज दैट आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपका बगल वाला यात्री सहयात्री पूछ रहा है कि आप शायद लखनऊ के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, तो वो प्रश्न ही तो पूछ रहा है जी, तो वहां पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं। अशुद्ध वाक्य में क्या है, निराला पागल नहीं थे। यहां पे देखिए निराला को सिंगल इन्वर्टेड कामा में करते हैं। ठीक है, इसका कारण है कि जो नाम होता है, उपनाम होता है, उसे हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। निराला पागल नहीं थे। कैसा निखरा रूप है, ये प्रश्न नहीं किया जा रहा है, एक किसी चीज को देख करके स्वतः ही अपने मुंह से फूट रहा है, कैसा निकरा रूप है, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, न कि प्रश्नवाचक चिन्ह। हे ईश्वर सबका कल्याण हो, जहां आश्चर्य की बात हो, घृणा की बात हो, ईश्वर की बात हो, दुख की बात हो, तकलीफ की बात हो, वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, न कि कामा का, न कि कामा का। ये गलत है, ये सही। हे ईश्वर या हे भगवान सबका कल्याण हो। अगला है, भारतेंद्र ने कहा देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका नाम है। भारतेंदु को डबल इन्वर्टेड कामा में नहीं किया जाता है, जबकि किसी कथन को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में। देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, ऐसे होना चाहिए शुद्ध वाक्य। चलिए अगला है, ये हो गया मुहावरा या कहावत संबंधी अशुद्धियां। मुहावरों का अवतक अंशित प्रयोग से वाक्य में दोष उत्पन्न होता है। जैसे वह 2 9 11 हो गया, जबकि मुहावरा है 9 2 11 हो गया, इसलिए आपका ये सही है। जीती मक्खी खाई नहीं जाती, खाई का प्रयोग नहीं किया जाता, खाई नहीं निगली जाती है, जीती मक्खी निगली नहीं जाती है। सब चली चलो का बेला है, चली चलो नहीं, चला चली का बेला है। श्याम अपने माता पिता के कथरी के लाल थे, कथरी नहीं गुदड़ी के लाल होते हैं, न कि कथरी के। अन्य प्रकार की अशुद्धियां, जैसे बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। ध्यान रखिएगा, जब वाक्य में दोनों लिंग एक वचन में हो तो क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग होगी। तो वाक्य में क्या होगा, शुद्ध हुआ, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, न कि पीती हैं। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। जब वाक्य में कई लिंग, एक से अधिक लिंग हो तो क्रिया बहुवचन में और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, तो शुद्ध वाक्य होगा, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, न कि रहे हैं। छात्रों ने
पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, न कि प्रदान किया। क्यों होना चाहिए? प्रदान शब्द बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार या आशीर्वाद के अर्थ में किया जाता है। बड़ों के लिए अर्पण या अर्पित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, लड़ियां नहीं कड़ियां गाई जाती है, न कि लड़ियां। अगला है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती विवाह के बाद कन्या होती है, न कि पहले। यहाँ पे होना चाहिए हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। लड़का मिठाई लेकर भागता नहीं, हताश होकर के नहीं भाग रहा है, खुशी से दौड़ता हुआ घर आ रहा है। भागना भय या आशंका के लिए प्रयोग किया जाता है और दौड़ना साधारण अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु का प्रयोग गलत है, अवस्था का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आयु समस्त जीवन काल के लिए और अवस्था साधारण वय या वर्तमान के लिए कहा जाता है। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। एक प्रकार का प्रयोग अनुचित है। अभंग एक मराठी छंद है। यहाँ प्रकार का प्रयोग असंगत है। यहाँ अधिक पदत्व संबंधी दोष है। उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। अरे प्रातः काल के टाइम या समय का क्या मतलब है? प्रातः काल तो एक समय अपने आप में होता है, तो होना चाहिए उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। प्रातः काल अपने आप में समय होता है, इसलिए समय का प्रयोग दोषपूर्ण है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, 100% यही बोलते हैं, 100% गलत करने वाला ये वाक्य है। ठीक है, प्रश्न किया जाता है, प्रश्न हमारे शिक्षक करते हैं, न कि पूछते हैं। प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है। मैं अपनी भक्ति या श्रद्धा करता हूं। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं नहीं, मैं आप पर श्रद्धा या भक्ति रखता हूं। श्रद्धा भक्ति आदि के साथ करना क्रिया नहीं लगता है। ठीक है। अगला है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। जब अनेक बहुवचन लग गया है तो साथ में भावों का प्रयोग करना गलत है। अनेक भाव प्रकट करती है। अनेक के साथ भाव बहुवचन का प्रयोग असंगत है, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन है। साथ ही को का प्रयोग भी यहाँ पे अनुचित है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। इतना लंबा बोलने की क्या आवश्यकता है? मुझसे यह काम संभव नहीं है। संभव का अर्थ ही होता है हो सकना। ठीक है, तो हो सकना का एक्स्ट्रा प्रयोग किया गया है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, ही का प्रयोग अनुचित है। ये भी 99% लोग ही जरूर लगा देते हैं। ठीक है, दिल्ली की भाषा की बात करें, क्या ही बताए, क्या ही कहे, इस तरह का ही का अनुचित प्रयोग किया जाता है। खैर, लैंग्वेज यहाँ लोकल है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध की बात करेंगे तो ही का प्रयोग अनुचित है। सीधा सीधा होगा, हम तो अवश्य जाएंगे। ठीक है, अवश्य और ही का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। किसी भी आदमी को भेज दो, यहाँ भी का प्रयोग अनुचित है। सीधा होना चाहिए, किसी आदमी को भेज दो। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, यहाँ पर भी का प्रयोग अनुचित है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, यही शुद्ध होगा। शब्द केवल संकेत मात्र है। केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ये अनुचित है। शब्द केवल संकेत है, केवल और मात्र का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। लिए नहीं, ली होना चाहिए। अंतिम कर्म के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया होना चाहिए। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। खेद की जगह दुख होना चाहिए। खेद साधारण जीवन की बात है, जबकि दुख नितांत हानि की बात होती है। अगला है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। होगी नहीं, होगा। कहना करता है, न की बात, अतः कर्ता के अनुसार क्रिया होना चाहिए। एक एक करके सभी मर गए। एक एक करके का प्रयोग गलत है। एक एक कर सभी मर गए। कर के बाद का के कर का कर के बाद कर के बाद के का अर्थ देकर व्यर्थ आवृत्ति पैदा होता है। वास्तव में
वह बड़ा आदमी है, वास्तव में नहीं, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। वस्तुतः अव्यय है जबकि वास्तव में विशेषण है। विशेषण के बाद संज्ञा आती है, अधिकरण चिन्ह में नहीं। राम और लक्ष्मण श्याम संबंधी संबंधी चर्चा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। यहाँ पर योजक चिन्ह लगाने कोई मतलब नहीं। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। संबंधी राम और श्याम के दोनों के लिए आया है, न कि एक के लिए। अगला है उसके चाचा को लड़की हुई है, मात्र एक का अंतर है, जल्दी कोई नहीं पहचान पाएगा। उसके चाचा को नहीं, अगर बात होती उसकी चाची को लड़की हुई है तब तो सही है। यहां पर होगा को की जगह के का प्रयोग होगा। बहुत ही बारीक अंतर है। संबंध स्वामित्व के अर्थ में के विभक्ति आती है। यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है। जो है का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। जो है वह का प्रयोग अनुचित है। जुलूस में सैकड़ों हाथियां शामिल थी। सैकड़ों लग गया है तो हाथियां बहुवचन दो दो बार लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थी। जब सैकड़ों बहुवचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है तब हाथियों या हाथियों की जगह हाथी होगा। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। हुए का प्रयोग यहाँ पे गलत हुआ है। मूल शब्द हुआ है, एक वचन हो गया। जो बहुवचन की बात आएगी तो ऐनक वाला ए लगाया जाएगा, न कि यह वाला। ठीक है। अगला है बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। शुद्ध वाक्य होगा बनारस में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है। देखने योग्य का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे दर्शनीय ऑलरेडी लगा हुआ है। देखने योग्य और दर्शनीय दोनों में से कोई एक विशेषण प्रयुक्त होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आज बहुत से आपके डाउट क्लियर हुए होंगे और ये डाउट यूट्यूब के इतिहास में इतना बेहतरीन क्लास शायद कोई कराया होगा। इतना बारीकी से, इतना मेहनत से करके कोई नहीं करता है। कहीं का कॉपी पेस्ट उठा करके आपको पढ़ा देता है और आप उसी के पीछे भागते रहते हैं और जड़ को पकड़ ही नहीं पाते हैं। हमने आज जड़ को दिखाया है। जड़ को समझ लेंगे तो आप पूरे वृक्ष को समझने में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो। नया चैनल है, आपके प्यार की बहुत सख्त जरूरत है इस चैनल को भी और मुझे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।